विद्यार्थियों नमस्कार। अभी पिछले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें अंतिम में 3 बिंदु आवेशों के कारण जो निकाय था उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी थी और हम अंतिम बिंदु पर थोड़ी सी तकनीकी व्यवधान की वजह से डिस्कनेक्ट हो चुके थे, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूं कि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और ये Q3 आवेश है। इन 3 आवेशों को सम्मिलित करने वाले निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो शॉर्टकट में जब हम किसी दिक स्थान में जिसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, पहले हम यदि Q1 आवेश लाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा। जब अपन Q2 आवेश लाए तो Q2 पोजीशन पर इसका विभव कितना होगा, V1 एट R2। तो कितना काम करना पड़ेगा, दूसरे आवेश को लाने पे किया गया कार्य W1 तो पहली बार 0, Q1 आवेश को लाए, जब Q2 आवेश को लाए तो इस Q1 के विद्युत क्षेत्र में हम R2 दूरी पर या R2 पोजीशन वाले बिंदु पर लाए तो कितना होगा, Q2 डॉट V2 या V1 पोटेंशियल created by Q1 at point R2 और V1 at R2 का मान कितना होगा, Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान ये दूरी कितनी है R12। चलिए W2 का मान आ गया। अब जब 2 आवेश से पहले ही दिक स्थान में हैं और इसके बाद हम Q3 आवेश को ला रहे हैं, तो बताइए इस पोजीशन पर जो पॉइंट Q3 जहां पर लाया जा रहा है वहां पर इन दोनों का संयुक्त विभव कितना होगा, V ड्यू टू 1 into एट पॉइंट पोजीशन एट R3 कितना होगा, इनका विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी R13 और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी Q2 R23। ये इसका विभव और इसका विभव। जब हम Q3 आवेश को लाएंगे यहाँ पर तो स्वाभाविक है एकांक आवेश को लाने में इनके द्वारा इतना कार्य करवा जाएगा, तो Q3 आवेश को लाने में जो कार्य W3 होगा वो कितना होगा, Q3 में इस विभव का गुणा कर देंगे और इस विभव का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 R13 प्लस Q2 R23 गुणा कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। इस प्रकार से 3 निकायों को यदि हम लें कि 3 बिंदु आवेशों वाले निकाय को लें तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर Q1 को लाने में 0 काम किया गया, Q1 को लाने के बाद में जब Q2 लाए गए तो हमारे द्वारा कितना काम किया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12। जब 2 को हमने इन 2 पोजीशन R1 और R2 पर स्थापित कर दिया, R3 पोजीशन पर जब Q3 को लाया तो इन दोनों के विभव के खिलाफ काम करना पड़ा और वो कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसको ला रहे हैं Q1 Q3 अपान R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 R23। इस प्रकार से ये स्थितिज ऊर्जा होगी, कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 क्या है, बिंदु 1 और 2 के बीच की दूरी, Q1 और Q2 के बीच की दूरी। इसी प्रकार से Q2 Q3 R23, इसी प्रकार से Q1 Q3 R13। ये निकाय की कुल ऊर्जा हो गई है। ये हमारा पिछला चैप्टर था, पिछला पार्ट 5 था जिसमें तकनीकी व्यवधान से ये चीज छूटी हुई थी, उसको हमने देख लिया है। अब हम आज का जो टारगेट है वो इस प्रकार से है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आगू। एक समान तीव्रता का कोई विद्युत क्षेत्र ये है, जब उस पे हम विद्युत क्षेत्र को किसी पोजीशन पर रखते हैं, अब यहाँ पर मान के चलिए ये भी विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q सिरों से 2a दूरी द्वारा सेपरेटेड किया गया है, ये विद्युत द्विध्रुव है।
चूंकि माइनस क्यू पर क्यूई बल, इस सिरे पर क्यूई परिमाण में आकर्षण लगेगा इस दिशा में, और इस दिशा में प्रतिकर्षण लगेगा इस दिशा में। ये दोनों क्यूई क्यूई परिमाण के दो बल लगेंगे अलग अलग बिंदुओं पर। ये विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे और घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। इसी घुमाने वाले बल आघूर्ण को, जो कि के समांतर लाने का प्रयास करता है, उसी को हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। इसी की हमें गणना करनी है। चूंकि हम कोणीय गति में देख चुके हैं बल का महत्व नहीं होता है, बल आघूर्ण का महत्व होता है, तो यहाँ पर बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होगा? इस स्थिति में एक सिरे पर लगने वाला बल कितना है? इस स्थिति में QE, और दोनों बलों के परिमाणों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये थोड़ी ये B है और ये है, और यहां से मैं लंब डाल दूं और C है, तो ये लंबवत दूरी होगी B to C, क्योंकि बल आघूर्ण की परिभाषा है। परिमाण, एक बल का परिमाण या एक, जब समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं और उनकी क्रिया रेखा एक नहीं हो, तो वहां पर बलागुण होता है और वो घुमाता है। उस बलागुण का परिमाण यदि निकालना है तो एक सिरे पर लगने वाले बल का परिमाण और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो टाउ का मान होगा QE और BC का मान हो जाएगा, चूंकि ये विद्युत क्षेत्र E है और ये विद्युत द्विध्रुव का वेक्टर P है, तो इनके बीच का कोण अभी इस स्थिति में कितना है? थीटा है। तो ये जो लंबवत दूरी क्या होगी? 2a का कौन सा घटक होगा? लंब घटक होगा, और लंब घटक में साइन थीटा आता है। बस Q डॉट 2a का मान P हो जाएगा, E हो जाएगा, और ये साइन थीटा, यही टाउ प्रत्यानयन बलागुण की बात। चूंकि प्रत्यानयन बलागुण टाउ का एक सदिश राशि, इसकी दिशा दर्शाना है, तो मैंने जैसे यहाँ वेक्टर सदिश दर्शाया है तो यहाँ n कैप लिख दूँ, जहाँ n कैप क्या है? लंब सदिश है। किनका सदिश गुणन है? हम कह सकते हैं वेक्टर P क्रॉस E। जब इसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट से एक्सपांड करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। ये मत सोचना कि साइन थीटा सर लिखना भूल गए। वेक्टर A क्रॉस B बराबर होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। तो वेक्टर P और E को समाहित करने वाले तल का विलंब दिशा ये E है, ये P है, दोनों बोर्ड के तल में है, तो n कैप अर्थात टाउ की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर होगी। यहाँ पर हम P क्रॉस E, ये वेक्टर P और ये E, तो P से E की तरफ बढ़े तो किस दिशा में चलेंगे? दिख रहा है किस दिशा में चलेंगे? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्ती पेज को यदि हम घुमाएं तो ये बोर्ड में अंदर की तरफ जाएगा, अर्थात n कैप की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब इसमें यदि टाउ का कैलकुलेशन करने के बाद में इसी प्रश्न में P को परिभाषित करने की बात कहे, तो हम इसी सूत्र का फायदा उठाते हुए P को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। चूंकि टाउ का परिमाण कितना होता है? P साइन थीटा, केवल परिमाण, मुझे दिशा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ P को परिभाषित करने में हम पहले एक बार बोल चुके, Q डॉट 2L के पदों में बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर उपस्थित आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वो एक अलग परिभाषा दे दी। यहाँ पर टाउ के पदों में परिभाषा देना है, तो इस समीकरण में हम कुछ ऐसी उपाय करें कि ज़्यादातर संख्याएं एक हो जाए। तो मान लो E का मान 1 कर दें, साइन थीटा का मान 1 कर दें, अर्थात थीटा का मान 90 कर दें, तो P का मान टाउ के बराबर होगा। अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P उस प्रत्यानयन बल आघूर्ण के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जब विद्युत द्विध्रुव को इकाई तीव्रता के क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। उल्टे शब्दों में बोल सकते हैं, इकाई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ का मान उसके द्विध्रुव आघूर्ण P के ठीक बराबर होता है। इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं।
जो कि इस प्रकार है। अब दूसरी बात आती है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम U से डिनोट करते हैं। वैसे U बराबर क्या होगा, मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये -Q और +Q आवेश या +Q और -Q वाला विद्युत द्विध्रुव है। दो आवेश है, एक बार हम Q आवेश को यहाँ लाए तो हमें कुछ प्रतिकर्षण बल के खिलाफ काम करना पड़ा, है ना। दूसरी बार -Q आवेश यहाँ आया तो यहाँ पर उतना ही काम हमें प्राप्त हो गया। या हम कह सकते हैं कि ये मेरा डस्टर, इसके सिरे पर +Q आवेश है, इसके सिरे पर -Q आवेश है। इस डस्टर को बिना घुमाए में अनंत से +Q -Q वाले इस द्विध्रुव वाले निकाय को मैं ला रहा हूँ और विद्युत क्षेत्र के लंबवत इन दो बिंदुओं पर प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रतिकर्षण बल के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है या नेट बल प्रतिकर्षण बल के बराबर लग रहा है, तो यहाँ आकर्षण बल उतने ही परिमाण का लग रहा है। मेरे द्वारा नेट बल यहाँ पर इसके ऊपर कोई नेट बल नहीं लग रहा है, हमारे द्वारा कोई बल नहीं लगाया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में कितनी होगी, 0 होगी। कब? जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत हो, अर्थात ई और पी की दिशा लंबवत हो। अब यदि मैं कह दूं इसको यहां पर कि -Q आवेश इतना आगे चला गया आकर्षण के द्वारा, +Q आवेश वही है पर -Q आवेश इधर चला गया, 2a ये दिशा थीटा है, तो कितना +Q की स्थिति से कितना आगे बढ़ा है, उतना कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर किया गया। जब किसी के द्वारा हम पर कार्य किया जाता है तो हमारे लिए वो निगेटिव होता है। यहां पर -Q ये बल लगा और विस्थापन कितना हुआ, 2a हुआ कि 2a cos थीटा हुआ, 2a cos थीटा हुआ। Q डॉट 2a का मान होता है P cos थीटा। ये डायरेक्ट हम शॉर्टकट में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। परंतु यदि इसको आप डेरिवेशन के रूप में विस्तारित रूप में करना चाहते हैं तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, और मानक स्थिति होती है थीटा बराबर π/2। अब आप कहोगे थीटा बराबर π/2 क्यों लगता है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति इस समय द्विध्रुव की अपनी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। जैसा कि अभी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि एकदम हम अनंत से -Q आवेश को भी यहाँ लाए तो नेट बल 0 होता है, कोई कार्य नहीं होता, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। तो 0 स्थितिज ऊर्जा वाली पोजीशन से वर्तमान स्थिति में जितना भी कार्य हमें करना पड़ता है वो धनात्मक होता है और विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है वो ऋणात्मक होता है। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, ऋणात्मक, 0 कुछ भी हो सकती है। तो चलिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पर वही -Q +Q आवेश दोनों का सेपरेशन 2a के द्वारा, यस, इस पर प्रतिकर्षण बल QE लगेगा इस दिशा में, इस पर आकर्षण बल QE लगेगा इस दिशा में। तो इस स्थिति में यदि इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, यदि मैं इसको साध के यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रहने वाला नहीं है ना, ये क्या करेगा, ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण इसको ई के समांतर लाने का प्रयास करेगा। तो इस स्थिति में मेरे को यदि इसको स्थिर रखना है तो मुझे बाह्य बल लगाना पड़ेगा, किसके बराबर, ठीक टाउ के बराबर। और इस टाउ के बराबर मैं बाह्य बल लगाता हूँ और अल्प कोण d थीटा से विस्थापित करता हूं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन dw टाउ d थीटा। अब आपको कि सर ये dw क्यों लिया, क्योंकि जब हमको किसी भी रोटेशन के द्वारा बल आघूर्ण के द्वारा काम करना है तो हमारा किया गया कुल कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमको कहाँ से एक अल्प कार्य लेंगे और उसका हम समाकलन करेंगे, हमारा स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये अभी d थीटा से हमने थोड़ा सा इसको रोटेट करवाया है ना, तो कितना थीटा कोण ऑलरेडी है और इसको हम d थीटा से रोटेट करवाया, तो अल्प कार्य का मान कितना होगा, टाउ d थीटा। और टाउ का कैलकुलेशन अपन कर ही चुके हैं, PE sin थीटा d थीटा, ये dw हुआ। अब आप कहोगे कि सर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कुल कार्य लाना पड़ेगा। तो इस dw को आप क्या करो, समाकलन करके कुल कार्य कर दो।
स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो कहाँ से अपन लेंगे, मानक स्थिति से। मानक स्थिति में विद्युत द्विध्रुव कहाँ रहेगा, इस पोजीशन पे रहेगा, मतलब थीटा का मान π/2। यदि इधर घूम रहा है तो विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, और उधर यदि हम ले जाएं तो हम काम कर रहे हैं, तो थीटा का मान ले लिया, कुछ भी थीटा π/2 टू थीटा dw। यहाँ पर मान रखिए p समान है या कांस्टेंट है, तो समाकलन के चिन्ह से बाहर हो जाएंगे। साइन थीटा डी थीटा π/2 टू थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होगा माइनस कास थीटा और π/2 टू थीटा। आगे बढ़े, u बराबर माइनस p अपर लिमिट कास थीटा माइनस कास π/2। कास π/2 का मान 0 होता है, तो माइनस p कास थीटा। ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ का मान थीटा 0 होने पर टाउ का मान 0 होगा, और थीटा का मान 90 होने पर टाउ का मान p होगा, जो कि अधिकतम होगा। यहाँ पर भी हम u की बात करें कि थीटा 0 होगा तो u का मान कास 0 का मान क्या होता है, थीटा बराबर 0 पर कास 0 का मान 1, तो u का मान माइनस p के बराबर, जो कि न्यूनतम है। अर्थात इस पोजीशन पर ये संतुलन अवस्था में रहता है। कैसा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण इस पर काम करके ये u का मान सबसे कम होने से ये विराम अवस्था में रहता है, संतुलन अवस्था में रहता है। थीटा बराबर 90 कर दें तो u का मान कास 90 का मान 0, और थीटा बराबर पाई और 180 डिग्री कर दें तो u का मान प्लस p। इस स्थिति में स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, और ये अस्थायी स्थिति, इसमें टिकने वाला नहीं है, ये वापस घूमकर अपने न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की पोजीशन में आ सकता है। अब हम ये दो चीजों को देख चुके हैं, इसके बाद में आता है संधारित्र। संधारित्र, धारिता, उसका सूत्र, मात्रक, विमी सूत्र। ये बात सबको पता है कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश उस चालक पर एकत्रित होता चला जाता है। आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चालक का विभव भी बढ़ता जाता है। तो सीधी बात है, ठीक उसी प्रकार से बाल्टे में पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाओ, लेवल ऊपर आता चला जाएगा। तो लेवल पानी की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। पर यहाँ पर जैसे अपन अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, उस नियतांक को हम C कहते हैं, और CV, जहाँ C क्या है, धारिता। किसकी, चालक या संधारित्र की धारिता। अब C को यदि परिभाषित करना हो तो C बराबर Q/V। अर्थात यहाँ C का मान दो चीजों पर डिपेंड करता है। यदि दो अलग अलग पात्र है, उसमें यदि दोनों में 10-10 लीटर या 10-10 इंच का लेवल पानी भर रहा है, पर एक में 20 लीटर लग रहा है और एक में 10 लीटर लग रहा है, तो देखो आवेश की मात्रा किस में या पानी की मात्रा किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा लग रही है, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू Q। अब दूसरी बात करें, यदि दोनों को अपन समान लेवल तक पानी में लाना चाहें, तो जिसमें समान लेवल तक पानी में लाना चाहें और पानी ज़्यादा लग रहा है तो उसकी धारिता ज़्यादा है। अब दोनों में समान पानी की मात्रा डालना जाए, पर जिसमें लेवल कम रहेगा उसकी धारिता ज़्यादा होगी। यह सब सूत्र से या सिंपल तरीके से भी हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर C को परिभाषित करना हो तो C बराबर होता है Q/V। किसी चालक की धारिता आवेश का वह मान है जिसको देने पर उसके विभव में इकाई की वृद्धि हो जाए। विभव में 1 की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये चालक चिल्ला रहे हो, चालक के बजाय यहाँ क्या लें, संधारित्र। चालक अपने आप में एक संधारित्र है। आप कहोगे सर संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, चालक को आप एक प्लेट मान लो, उसकी दूसरी प्लेट कहाँ मान लो, अनंत पे मान लो। एक अलग बात है कि चालक की धारिता कम होती है, यदि हमें आवेश को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर स्टोर करना है, एक सीमा तक वो स्टोर करता है, उसके बाद में उसके ऊपर से चार्ज हवा में विसर्जित होने लगता है। तो कोई एक ऐसा उपाय, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा धारिता बढ़ाई जा सके, तो C के फार्मूले में क्या है, Q/V।
तो हम यहाँ से एक ऐसा प्रबंध करने की व्यवस्था या ऐसा प्रबंध करने का प्रयास करेंगे कि विभव कम हो जाए तो धारिता बढ़ सकती है। तो इसके लिए हम संधारित्र के सिद्धांत की बात करते हैं। क्या होगा जब आवेशित चालक की प्लेट जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, इसका विभव बढ़ गया, वी हो गया। अब हमारा मिशन क्या है कि कुछ ऐसा उपाय करें कि विभव कम हो जाए ताकि इस पर और आवेश की मात्रा बढ़ाई जा सके। तो हम एक अनावेशित चालक प्लेट इसके पास में लाते हैं। ऐसा लाने से कुछ फायदा हुआ है, क्योंकि जो अनावेशित प्लेट इसके पास में लाते हैं उसके निकटवर्ती सिरे पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और उतने ही परिमाण में दूरवर्ती सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि ऋण आवेश धन आवेश की तुलना में पास में है तो इसके विभव को आंशिक रूप से घटा देता है। ये प्लस आवेश बढ़ाएगा। यदि इसको हम क्या करें और किसी उपाय से यहाँ से हटा दें तो सीधा तरीका है इसको पृथ्वीकृत कर दिया जाए। ये पूरा धनावेश विसर्जित हो जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस प्लस आवेश को उदासीन कर देते हैं। तो हम अपने अभियान में सफल होगा। इनको पास में जितना रखेंगे उतना ज़्यादा विभव में गिरावट आएगी और उतनी ज़्यादा धारिता बढ़ेगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। जब किसी आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक एकदम समीप में लाया जाए और उसको पृथ्वीकृत कर दिया जाए तो आवेशित चालक के विभव में पर्याप्त गिरावट आ जाती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। आगे संधारित्र की धारिता तो आपको पता है, यदि मैं इसको Q आवेश दूं और इसके प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना पैदा हो जाए, V हो जाए, तो Q = CV, तो C = Q/V। संधारित्र की धारिता की परिभाषा हम क्या कहेंगे? किसी संधारित्र को दिया गया वह आवेश जो उसकी प्लेटों के बीच में इकाई का विभवांतर उत्पन्न कर दे, उस संधारित्र की धारिता कहलाती है। अब यदि इसकी मात्रक की बात करें तो C का मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक होगा वोल्ट, है ना। तो यदि 1 कूलाम और 1 वोल्ट कर देती है, क्या बन जाएगा? 1 फैरड। तो C का मात्रक हो गया फैरड। यदि किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उसकी धारिता 1 फैरड होगी। पर ऐसा देखा गया है कि 1 फैरड धारिता बहुत बड़ा मात्रक है। यदि किसी आवेशित चालक कि प्लेटों या किसी आवेशित किसी संधारित्र की धारिता 1 फैरड यदि हमें करना हो तो ऐसा कैलकुलेशन में आया है कि हमें जो प्लेटों की लंबाई भी 30 किलोमीटर और चौड़ाई भी 30 किलोमीटर लेनी पड़ेगी और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर लेंगे, तब कहीं जाकर उसकी धारिता 1 फैरड होगी, जो कि व्यवहारिक नहीं है। इसलिए फैरड वाले जो मात्रक है बहुत बड़ा मात्रक है। जनरली हम अपने फिजिक्स में माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड माइक्रो फैरड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह धारिता का सही व्यवहारिक मात्रक है। आगे की बात करें विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिए Q और V का मान होता है W/Q, Q² हो जाएगा अपान W। C का विमीय सूत्र Q है AT² और बल है, कार्य है mL2T-2। तो C का विमीय सूत्र किस प्रकार से होगा? m⁻⁻1 l⁻⁻2 T⁻2 और ये -2 पर जाएगा 4 और ये पावर 2। ये संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र हो चुका है। चलिए अब अपन समांतर पट्ट संधारित्र और संधारित्र का समवन और संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करते हैं। तो पहले समांतर पट्ट संधारित्र क्या है? 2 धातुओं की आयताकार प्लेटें ले लें या वृत्ताकार प्लेटें ले लें, है ना, और इस प्रकार से इसको हम Q आवेश दें और इसको अर्थिंग पृथ्वी से जोड़ दें। बस ये समांतर पट्ट संधारित्र है ना। समतल आयताकार धातु की 2 प्लेटें, इसको M प्लेट कह दो, इसको N प्लेट कह दो। प्रत्येक का क्षेत्रफल ये है, दोनों के बीच की दूरी D है। जब इसको हम +Q आवेश देते हैं तो यहाँ पर +Q आवेश इस पर वितरित हो जाता है। इस पर प्रेरित आवेश -Q यहाँ आता है और प्लस आवेश यहाँ से पृथ्वी में अर्थात उदासीन हो जाता है।
इस प्रकार से इसको दिया गया कुल आवेश Q है ना, इसकी धारिता का गणना करनी है तो C बराबर Q बटे V, जहां V क्या है, माना कि इसको इतना आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो धारिता का सूत्र ही है, आवेश और विभवांतर का अनुपात इसकी धारिता कहलाती है। यहाँ पर V की गणना करनी है तो V की गणना करने के लिए हम यहाँ पर दो बातें ले सकते हैं। अभी प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत माध्यम नहीं रखा है, अर्थात वायु या निर्वात है। चलिए अब V की गणना करनी पड़ेगी और V बराबर क्या होता है, एकांक धनावेश को, यहाँ दो प्लेटों के बीच में विभवांतर अर्थात एकांक धनावेश को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल E होता है और विस्थापन कितना है, D। तो एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य E क्रॉस D होगा। अब जहाँ E क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, तो E ड्यू टू कह सकते हैं प्लस Q, यहाँ पर कितना होगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर E ड्यू टू माइनस Q कितना होगा माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। दोनों प्लेटों के बीच में देखना यहाँ से विद्युत बल रेखाएं बढ़ रही निकल रही और यहाँ पर उसका विरोध नहीं हो रहा, ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रही और यहाँ ऋषि हो रही, तो दोनों का परिमाण, वैसे हम देख लें गाउस नियम में समतल चादर देखी थी और समतल चादर ये भी प्लस आवेश वाली थी, ये भी प्लस आवेश वाली थी, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं विपरीत दिशा में थी और समान परिमाण का आवेश था, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई थी, इधर इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता जुड़ गई थी, डबल हो गई, तो डबल सिग्मा अपन डबल एप्सिलॉन 0। आप कहोगे ऋण चिन्ह क्यों लिया, तो हमने इस दिशा को प्लस लिया है, यहाँ तीव्रता माइनस कर दी, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस 0 और यहाँ पर दोनों प्लस, ठीक है। तो जब सजातीय आवेश वाली दो प्लेटें होती है तो बीच का क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है तो ये आएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस या माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। पर यहाँ पर यदि माइनस आवेश है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सीधी बात है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो ये माइनस माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 माइनस माइनस प्लस डबल सिग्मा अपन डबल एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट चुका है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई हमारे लिए यहाँ पर, E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 क्रॉस D, ये V आ चुका है। चूंकि हम समीकरण में जब मान प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ Q इंतजार कर रहा है, तो सिग्मा को भी अपन किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, Q में, जहाँ सिग्मा क्या है, तो प्लेट पर उत्पन्न आवेश घनत्व। चूंकि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो दिया गया आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, प्लेट को कुल दिया गया आवेश Q है, प्लेट का टोटल एरिया ये है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा Q बटे ये। हमने सिग्मा को किस टर्म में तोड़ दिया, Q बटे A में एप्सिलॉन 0 गुणित D, तो क्या होगा Q गुणित D एप्सिलॉन 0 A, ये V का मान आ चुका है। हम C के फार्मूले में यदि रखने की बात करें तो C बराबर Q और V का मान मैं रख रहा हूँ यहाँ से, ये Q D एप्सिलॉन 0 A, Q से Q कट गया, ये C का फार्मूला आ गया। संधारित्र की धारिता 3 चीजों पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम की विद्युतशीलता पर, पराविद्युतांक पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर और उनके बीच की दूरी पर। पराविद्युतांक अधिक वाला माध्यम होगा, धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल अधिक वाला संधारित्र होगा, धारिता बढ़ेगी, पर दूरी कम होने पर धारिता बढ़ेगी, क्योंकि फार्मूले में D नीचे की साइड है। अब हमारा टारगेट है पराविद्युत माध्यम, यदि यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात के बजाय कोई पराविद्युत माध्यम उपस्थित हो, तो सीधी है, हमें पता है कि यहाँ एप्सिलॉन को तब धारिता कितनी होगी, C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 की जगह हम एप्सिलॉन लेंगे, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन A अपान D,
चूंकि हमको पता है कि किसी भी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कैसी पता की जाती है, उसकी विद्युतशीलता में निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे दिया जाए तो आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, और आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम कहते हैं पराविद्युतांक, जिसका मात्रक के है। तो यहां से एप्सिलॉन का मान कितना हुआ, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये हो गया सी। तो पराविद्युत वाला माध्यम रखने पर विद्युत संधारित्र की जो धारिता है वो के गुना बढ़ जाती है। ये हमने डायरेक्ट सिंपल बता दिया कि कुछ नहीं, धारिता के सूत्र में जहाँ एप्सिलॉन 0 है वहाँ के एप्सिलॉन 0 कर देंगे तो निश्चित है सी का जो व्यंजक है वो आ जाएगा। परंतु यदि इसको आप विस्तार से देखना चाहो तो हम उसको भी देख सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए ये हमने एक प्लेट ली है और इस प्लेट के बीच में पराविद्युत माध्यम एकदम फूल भरा हुआ है और ये दूसरी प्लेट है। इस प्लेट पर उतने ही परिमाण का ऋण आवेश प्रेरित होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस पर प्लस सिग्मा आवेश, इस पर माइनस सिग्मा आवेश। वायु निर्वात होती थी तो बीच में कोई आवेश नहीं था, पर ये पराविद्युत माध्यम है। पराविद्युत माध्यम आपको पता है कुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक पदार्थ में भी दो प्रकार के गुण होते हैं। एक कुचालक पदार्थ के अणु पर किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव निगेटिव सिरे नहीं होते हैं, वो अध्रुवीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि H2O2 अणु है, ये अध्रुवीय पराविद्युत माध्यम है। पर HCl H2O ध्रुवीय पराविद्युत माध्यम, इनमें आंशिक रूप से चार्ज रहते हैं परंतु इस प्रकार से वितरित रहते हैं कि नेट विद्युत आघूर्ण शून्य होता है। पर जब इस प्रकार के माध्यमों को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यस जो अध्रुवीय उनके वो थोड़े से आवेश प्रेरित हो जाते हैं और संरेखित होते हैं। उतने नहीं जितना कि चालकों में ध्रुवण होता है, उतना नहीं होता है। यहाँ पर एक शब्द मैंने ध्रुवण का इस्तेमाल किया है, तो ध्रुवण की सीधी परिभाषा है माध्यम के इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मान को उस पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। अर्थात जितना ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा उसकी ध्रुवण का मान होगा। यहाँ पर हम इसको जब रखेंगे तो स्वाभाविक इधर माइनस प्लस होगा, इधर भी माइनस प्लस होगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस होगा। इस हिसाब से जो अंदर के जो माइनस प्लस है ये तो कुल मिला के विराम न्यूट्रल हो जाते हैं, पर इस सिरे पर जो माइनस आवेश है वो शेष रहता है और इस सिरे पर जो प्लस आवेश है वो शेष रहता है। कुल मिला के वायु या निर्वात था तो पृष्ठ घनत्व कितना था, सिग्मा था। पर अब प्रत्येक प्लेट पर नेट फ्लक्स विद्युत इस पराविद्युत माध्यम की वजह से अब इस प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा है कि थोड़ा सा ये सिग्मा पी क्या है, प्रेरित आवेश घनत्व, जो कि प्लस प्लेट के एकदम पास में। तो नेट प्लस कितना बचा, नेट आवेश घनत्व कितना बचा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्योंकि प्लस की तरफ माइनस हुआ और माइनस की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्लस आवेश बचा, यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा पी माइनस आवेश बचा। देखिए आवेश का मान कम हो गया, आवेश का मान कम हो गया तो बीच के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, विभव कम हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। चलिए फिर भी हम कैसे एंट्री करें, तो आपको पता है कि ये जीरो का मान होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 प्लेटों के बीच में। पर अभी अभी ईके का मान क्या आया, ईके का मान आवेश कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा पे अपन एप्सिलॉन 0 है ना। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, चलिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी का मान क्या सिग्मा के बराबर होगा कि सिग्मा से कम होगा। आप कहोगे सौभाग्य सर किसी राशि में से कुछ घटाया जा रहा है तो वो राशि का मान थोड़ा तो घटेगा, तो ये सिग्मा के बराबर होगा या कम होगा, कम होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड है, सिग्मा पी के ऊपर डिपेंड है। अर्थात इस माध्यम में ध्रुवण का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विपरीत आवेश यहाँ पर बनेगा, घनत्व बनेगा, उतना गुना इसका जो हम आवेश घनत्व कम हो जाएगा और इसका ध्रुवण का मान किस पर डिपेंड करता है, के पर। तो कितना गुना कम हो जाएगा, के गुना कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर विद्युत आवेश का जो घनत्व है माइनस इसके ध्रुवण की वजह से विपरीत आवेश हो गया, तो नेट आवेश सिग्मा माइनस सिग्मा पी हुआ, तो उसका मान हम क्या करेंगे, सिग्मा बट्टे के लिखेंगे। यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई के बराबर सिग्मा माइनस
सिग्मा पी की जगह में क्या लिखने जा रहा हूँ, याद है, सिग्मा बटे के। तो सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो, कुल मिला के ई के का मान हो गया सिग्मा अपन के एप्सिलॉन जीरो। बस वी के का मान क्या होगा, समझ गए ना, यहाँ के भार क्या है, परावैद्युत माध्यम वाली बात हो रही है। तो वी के बराबर ई के क्रॉस डी, ई के का मान सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो क्रॉस डी, सिग्मा का मान क्यू बटे ए क्रॉस डी के एप्सिलॉन जीरो। ये आ गया वी के, धारिता सी इज इक्वल टू क्यू बटे वी के। धारिता कहाँ है, परावैद्युत माध्यम में, तो इस प्रकार से क्यू बटे ये क्यू